तो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज हम बात करने वाले हैं टीडीईपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे। लगभग 75% आपके एग्जाम में इस वीडियो से फंसने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को गाइस थोड़ा सा हिंदी का सामना करना पड़ेगा। इस पर काफ़ी हिंदी से क्वेश्चन है, लेकिन हमने कई क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में और मिक्स आप लोगों को बताया जिसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना गाइस ना भूलें। और यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचार किया जा सकता है? ओवरहेड, अंडरग्राउंड, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट है कि हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं पावर का वो अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों तरह से करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर जो उपभोक्ता को टर्मिनल को वितरक से जोड़ता है। तो ऐसा कौन सा कंडक्टर है, उसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सर्विसमैन या फीडर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। ऐसे कंडक्टर वायर को हम लोग सर्विसमैन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडरग्राउंड प्रणाली ऊपर संचालित नहीं की जा सकती है। तो इस यहाँ पर देखना है कि अंडरग्राउंड जो केबल है वो कितने वोल्टेज से अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 440 वोल्ट, सेकंड है 11 kV, थर्ड है 33 kV, फोर्थ है 66 kV। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 kV से अधिक हम लोग अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओवरहेड के लिए ओवरहेड सिस्टम को कितना डिजाइन करते हैं? 11 kV, 33 kV, 66 kV या फिर 400 kV? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी सही है। 400 kV तक हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, शायद ही आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यदि पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज और मूल्यह्रास के कारण वार्षिक लागत का परिवर्तनीय हिस्सा कंडक्टरों में बर्बाद विद्युत ऊर्जा यानी कि व्यय विद्युत ऊर्जा की वार्षिक लागत के बराबर है, तो कुल वार्षिक लागत न्यूनतम होगी और कंडक्टर का संबंधित आकार जो है वो सबसे किफ़ायती होगा यानी अच्छा होगा। इस कथन के रूप में जाना जाता है। ये कथन किसने कहा था? केल्विन के नियम के अनुसार है, ओम के नियम के अनुसार, किरचॉफ या फिर फैराडे या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, केल्विन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर केरोसिन लिखा है। केरोसिन ऑयल या फिर किसी परिरक्षक यौगिक के साथ अच्छी तरह से लगाए गए लकड़ी के खंभे पर जीवन है। तो गाइस इस क्वेश्चन का कहना है कि यदि एक कोई भी वुडन पोल है, लकड़ी का पोल है, उसे दीमक या फिर अन्य वो एटमॉस्फेयर कंडीशन से बचाना है, तो उन पर हम लोग केरोसिन या फिर अन्य कोई परिरक्षक यौगिक अदर मटेरियल का उस पर लेप कर देते हैं, उस पर चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है वो वहाँ पर बताना है। 2 से 5 साल, 10 से 15 साल या फिर 25 से 30 या 60 से 70? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 से 30 साल उसकी लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण यानी कि पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? कॉपर का, एल्युमिनियम, स्टील या फिर टंगस्टन का? तो हम लोग गैस टंगस्टन का यूज नहीं करते हैं। टंगस्टन का यूज हम लोग केवल करते हैं हाई जो रजिस्टिव मटेरियल होता है उस पर, जैसे कि बल्ब हो गया। जितने भी हाई रजिस्टिव मटेरियल होते हैं ये सारे हाई प्रकाश देने के लिए, हाईलाइट के लिए करते हैं, हाईलाइट इमिट करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए, इमिट करने के लिए। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का उपयोग आमतौर पर किस पे करते हैं? स्टे वायर, अर्थ वायर या फिर संरचनात्मक घटकों या फिर ऑल ऑफ दिस? तो गाइस गैल्वेनाइज्ड आयरन का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज, जीआई का यूज हम लोग सभी में करते हैं। स्टे वायर में भी करते हैं और अर्थ वायर में भी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आरसीसी ध्रुवों यानी कि आरसीसी पोल रेसिडुअल सीमेंट कंक्रीट पोल के साथ सामान्य स्पैन है। स्पैन यानी कि दूरी, यानी कि 2 आरसीसी पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 40 से 50 मीटर, 60 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर या फिर 300 से 500 मीटर? तो गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जब तक अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर पॉलीटेक्निक से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए या फिर आपको किसी भी डिप्लोमा से रिलेटेड जॉब के बारे में चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टिक कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 से 100 मीटर 2 आरसीसी पोल के बीच की स्पैम होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कोरोना निम्नलिखित में से किससे अत्यधिक प्रभावित होता है? कंडक्टर का साइज, कंडक्टर का सतह या फिर उपरोक्त में से? यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संचरण लाइनों के स्थिरांक हैं? प्रतिरोध है, अधिष्ठापन है, समाई है या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 310 किलोमीटर लाइन को क्या बोलेंगे? एक लंबी लाइन बोलेंगे, लॉन्ग लाइन, या फिर एक मीडियम लाइन, या फिर एक शॉर्ट लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस 310 किलोमीटर की लाइन को हम एक लॉन्ग लाइन बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, ओपन सर्किट या हल्के लोड वाली लाइन के प्राप्त छोर पर वोल्टेज में QF वृद्धि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीबेक इफेक्ट कहा जाता है, फेरेंटी इफेक्ट कहा जाता है, रमन इफेक्ट कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है करेक्ट है, फेरेंटी इफेक्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइन प्रतिबाधा और अलग धकेलना प्रवेश के अनुपात का वर्गमूल कहा जाता है? लाइन की वृद्धि प्रतिबाधा, लाइन का प्रवाहकत्व, लाइन का विनियम, या फिर ऊपर में से कोई भी? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो कहना है कि लाइन का इम्पीडेंस प्रतिबाधा को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पीडेंस, जो कि एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। वो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मिल जाता है, उसे टोटल कर दें तो वो एम्पीडेंस बन जाता है। और अलग धकेलने प्रवेश के अनुपात का वर्गमूल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लाइन का इम्पीडेंस, या फिर लाइन का कंडक्टेंस, या फिर विनियमन? तो इस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही है, लाइन का इम्पीडेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर वोल्टेज संचरण प्रणाली का दोष है? कौन सा ऐसा है जो कि इस एक स्थिर वोल्टेज प्रणाली है उसका एक फॉल्ट है? क्या है फॉल्ट? सिस्टम के शॉर्ट सर्किट करंट में वृद्धि, या फिर लाइन टर्म? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि किसी भी जो भी संचरण लाइन है उस पर यदि शॉर्ट सर्किट हो गई तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें करंट का मान जो होता है वो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कम वोल्टेज केबल को क्या बोलते हैं? 1.1 kV की केबल बोल सकते हैं, या फिर 3.3 kV की, या फिर 6.6 kV, या फिर 11 kV? तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ आंसर आप लोगों को ई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई वोल्टेज केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? LKV यानी कि लो टेंशन लाइन, या फिर 33 kV, 3.3 kV, या फिर 66 kV है, सॉरी यहाँ पर 6.6 kV, या फिर LKV? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो गाइस ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक सुपर टेंशन केबल, यानी कि आप लोग ने अंडरग्राउंड केबल देखी होगी, लेकिन उनमें से जो सबसे मोटी केबल होती है जिस पर आर्मरिंग, लिथिंग, सेथिंग, कई सारे उस पर केबल की परत चढ़ाई जाती हैं, तो उन्हें हिंदी में म्यान कई ऐसे नाम से पुकारा जाता है जो कि जल्दी ध्यान में नहीं आते हैं। तो उनको जो चढ़ा के एक मोटी केबल बनाई जाती है तो उसे सुपर टेंशन बोलते हैं, जो मतलब हाई करंट या पावर को बियर कर रही है। तो सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी जिस वोल्टेज पे वो कार्य करे, तो वो कौन सा ऐसा वोल्टेज है जो कि सुपर टेंशन केबल का है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, या फिर 33 kV? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 33 kV। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, अतिरिक्त उच्च तनाव केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी हाई टेंशन केबल यहाँ पर पूछी गई। अभी सुपर टेंशन पूछा गया था, लेकिन अब हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, सॉरी ई करेक्ट है, 132 kV होती है। ये जो होती है हाई टेंशन केबल, ये सुपर टेंशन केबल से कम होती है। सुपर टेंशन केबल 33 kV से यदि अधिक रखेंगे तो वहाँ पर करंट के जो मान है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कम पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ पर अर्थिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, करंट के झटके महसूस होने लगेंगे अर्थ से। इस वजह से हम लोग ज़्यादा सुपर टेंशन केबल में ज़्यादा वोल्टेज का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? डायरेक्ट लेइंग मेथड, या फिर ड्राइंग सिस्टम, या सॉलिड सिस्टम? उपरोक्त सभी। तो
उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये सारा हम लोग मेथड यूज़ करते हैं एक अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए। और यदि इनमें से पूछ ले सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि होती है डायरेक्ट लेइंग। उसमें आप लोगों को केवल एक बालू की एक लेयर 15 सेंटीमीटर की डालनी होती है, उसके ऊपर केबल बिछाना रहता है। और बात करें यदि हम लोग ड्राइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम की, तो सबसे महंगी सिस्टम होता है सॉलिड सिस्टम। ड्राइंग सिस्टम में क्या होता है कि केबल को हम लोग एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर बिछा देते हैं, नीचे बालू और मिट्टी भर देते हैं। इसके बाद हम लोग ऊपर से बिटुमिनस का एक लिक्विड आता है, फॉस्फर और बिटुमिनस का शायद होता है, वो डाल देते हैं, जिससे उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन केबल्स में गर्मी उत्पन्न करने का स्रोत है। टेम्परेचर यहाँ पर पूछा गया। केबल इंसुलेशन में डाइलेक्ट्रिक नुकसान, या फिर कंडक्टर में नुकसान, या धातु सीथिंग और आर्मरिंग में नुकसान, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से केबल को बहुत अधिक गर्म नहीं संचालित करना चाहिए। तेल अपनी चिपचिपाहट खो सकता है और यह उच्च स्तर से बाहर निकलना शुरू कर सकता है, इस वजह से हम लोग अधिक गर्म नहीं करते। या फिर तेल को विस्तार से म्यान फट सकता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा गर्म नहीं करते। या फिर असमान विस्तार इंसुलेशन में रिक्तियाँ पैदा कर सकता है, जिससे हानिकरण हो सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। या फिर लास्ट ऑप्शन है, तापमान के साथ परावैद्युत हानियों में तीव्र वृद्धि के कारण तापीय अस्थिरता बढ़ सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो फिफ्थ है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी वितरक प्रणाली पहली लागत में सबसे सरल और सबसे कम है। तो गाइस यहाँ पर तीन आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेंगे, रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो हर तरह से जो बेटर है वो आपकी होती है रेडियल सिस्टम। और यदि रिंग सिस्टम की बात करें तो रिंग सिस्टम हम लोगों को सबसे पहले यूज किया जाता था, जिसमें यदि एक भी फीडर की ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो पूरा रिंग, जितने भी उस रिंग में कनेक्ट होते हैं ट्रांसफार्मर उस फीडर पर, तो वो सारी सप्लाई ठप हो जाती है। तो सबसे बेस्ट होती है रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, बूस्टर एक क्या है, सीरीज जनरेटर है, या फिर शंट जनरेटर, या सिंक्रोनस जनरेटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बूस्टर एक सीरीज जनरेटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परीक्षण और त्रुटि की एक विधि के अलावा इंटरकनेक्टेड सिस्टम में नेटवर्क समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि कार्यरत है। सर्कुलेटिंग करंट मेथड, थेवेनिन थ्योरम, या फिर सुपरपोजिशन, या किरचॉफ कानूनों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ई करेक्ट है। इनमें से गाइस, इनमें पूरे 100 क्वेश्चन है, इनमें से आप लोगों को कम से कम 75% आप लोगों को क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत घुमाया जाए, लेकिन आप लोग यदि मन से पढ़ेंगे एक एक पॉज करके अच्छे से, तो हो सकता है आप लोगों का कुछ बहुत क्वेश्चन फंस जाएं। और इसके अलावा हम कुछ अपने मन से भी आप लोगों को इसमें बता देते हैं जो ज़रूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दोष केबलों में होने के सबसे अधिक संभावना है। शॉर्ट सर्किट, या फिर ओपन सर्किट, या केबल इंसुलेशन टूटना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। केबल इंसुलेशन में सारे अगर फॉल्ट हो गए तो उनसे हम लोग के केबल की जो फटने की संभावना होती है ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक केबल की लीड म्यान को नुकसान का कारण है। कंपन के माध्यम से सीसा का क्रिस्टलीकरण, या फिर पृथ्वी में दफन होने पर सीसा पर रासायनिक क्रिया, या यांत्रिक क्षति, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो गाइस आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो चलिए हम आप लोगों को एक खास बात बता दें कि जो अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, ईडीडी सेकेंड नाम का एक सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के, तो उसमें भी एक अंडरग्राउंड चैप्टर नाम का अंडरग्राउंड केबल का एक चैप्टर था, जिसमें ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऐड थे। इसमें टीडीपी में भी यही सेम दिए हैं, और उस पर हम लोगों के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है आप लोग के इसमें भी अंडरग्राउंड चैप्टर से काफ़ी कुछ है, तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आवासीय उपभोक्ताओं को सिंगल फेज आपूर्ति का वोल्टेज है 110 वोल्ट, 210। तो गाइस हम लोग 230 वोल्टेज जो होता है घरों पे जो आता है, डोमेस्टिक में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो 230 वोल्ट होता है।
दरअसल हम लोग जो एक रेटिंग लेके चलते हैं वो 220 से 250 वोल्ट लेते हैं, क्योंकि हम लोग की जो एक लेवल पे कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें तो वो होता है 230, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं 220 से 250, कम ज़्यादा भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में अधिकांश हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें हैं अंडरग्राउंड या फिर ओवरहेड। तो गाइस ओवरहेड ज़्यादा लाइनें हैं भारत में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, सिंगल फेज या फिर सिंगल फेज 3 वायर या सिंगल फेज 4 वायर। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हम लोग आवासीय होता है घरों में जो यूज करते हैं वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवरहेड लाइन के कंडक्टर हैं सॉलिड या फिर फंसे हुए के, यानी कि यहाँ पर मतलब है कि एक लड़ीदार। तो हम लोग एक लड़ीदार ही कंडक्टर यूज़ करते हैं जो कई सारे वायर को मिला के बनते हैं। कई सारे वायर को मिला के इस वजह से बनते हैं ताकि उन पर एडी करंट ना उत्पन्न हो, इस वजह से। और यहाँ पर अगर हम लोग ठोस का बना दें सॉलिड तो वहाँ पर एडी करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मेन करंट का वो लॉस करेगा। इस वजह से हम लोग लड़ीदार चालकों का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गैस बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग निलंबन इंसुलेटर, निलंबन के यानी यहाँ पर मतलब है कि सस्पेंशन इंसुलेटर। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में हम लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, सस्पेंशन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर हम लोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर प्रयोग करते हैं और ये केवल 33 kV तक प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बाहर से यदि कोई पोल से जा रही होगी लाइन तो वहाँ पर एक पिन इंसुलेटर लगा होगा, वो केवल वो छोटा है तो 11 kV के लिए और उससे बड़ा डिजाइन किया गया है तो 33 kV के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग प्रयोग करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन और स्ट्रेन में ये अंतर होता है कि सस्पेंशन एक सीधा वर्टिकल होता है और जबकि स्ट्रेन जो होता है वो हॉरिजेंटल स्थिति पे लगा होता है, मोड़ वाली जगहों पर खास तौर पर। तो ऐसे ही गाइस आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो। चलिए तेज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी कोर केबल आमतौर पर उपयोग करते हैं वर्ग कंडक्टर, पत्र कंडक्टर या आयताकार कंडक्टर या सेक्टर के आकार के कंडक्टर। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है, सेक्टर के आकार के कंडक्टर। नेक्स्ट है, भारत में डिस्ट्रीब्यूटर लाइनें आमतौर पर उपयोग करती हैं लकड़ी के खंभे पर या आरसीसी पोल या स्टील टावर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो हम लोग भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर किस पे करते हैं, लकड़ी के पोल पे या फिर आरसीसी पोल या स्टील टावर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आरसीसी पोल पे हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि लकड़ी के पोल हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका लाइफ टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है अन्य की कंपेरिजन में। नेक्स्ट है, हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री लीड, पेपर, रबड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पेपर। नेक्स्ट है, वितरक प्रणालियों पर भार आमतौर पर कैसा होता है, संतुलित होता है या असंतुलित होता है या उपरोक्त में से कोई भी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, असंतुलित होता है यानी कि घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक भार का शक्ति कारक आमतौर पर एकता, लैगिंग, अग्रणी या फिर शून्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, लैगिंग। लैगिंग यानी कि जो पीछे की ओर जाता है ऐसा वोल्टेज, ये हम लोग को इंडक्टर में देखने को मिलता है क्योंकि करंट आगे नहीं बढ़ पाती, वोल्टेज आगे हो जाता है, इस वजह से उसे बोलते हैं लैगिंग, जो कि एक इंडक्टिव सर्किट में होता है। यदि कैपेसिटिव की सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट जो होता है वो वोल्टेज को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, जो एक साथ इंक्रीज करता है, इस वजह से उस पर हो जाती है लीडिंग कंडीशन। यदि बात करें एक रजिस्टिव सर्किट की तो रजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज और करंट समान चलते हैं तो उस पर होता है यूनिटी कंडीशन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ओवरहेड लाइनें आमतौर पर तांबे के कंडक्टर की होती हैं या एल्युमिनियम की या आरसीसी कंडक्टर की, सॉरी ACSR कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हम लोग ओवरहेड लाइन पे ACSR कंडक्टर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म किस मटेरियल की होती हैं, तांबे की, लकड़ी की, आरसीसी के, स्टील से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट है,
हाई वोल्टेज केबल के कवच के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, तांबा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टील। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर। किस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इंसुलेटर प्रयोग करते हैं? ग्लास के, पोर्सलिन के, या आयरन के, या पीवीसी के? तो हम लोग गाइस ज़्यादातर पीवीसी के यूज़ करते हैं, पोर्सलिन के, क्योंकि एक अच्छा इंसुलेटर है। अन्य की कंपैरिजन में यदि देखा जाए, इसकी सारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तन्य सामर्थ्य सारी कुछ चेक करें तो हम लोग का पोर्सलिन बेस्ट है, सस्ता भी पड़ता है। नेक्स्ट है भूमिगत केबल यानी कि अंडरग्राउंड केबल में म्यान के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री है लेड है, सीसा है, तांबा, लोहा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, सीसा यानी कि ग्लास। नेक्स्ट है जमीन और 220 किलो केवी लाइन के बीच न्यूनतम निकासी लगभग होती है 4.3 मीटर, 5.5, 7 मीटर या फिर 10.5 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, इस वजह से अब थोड़ा सा तेज बढ़ना होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 220 केवी लाइन के फेज कंडक्टर के बीच की दूरी लगभग बराबर है 2 मीटर के, 3.5 मीटर के, 6 मीटर या फिर 8.5 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 मीटर। नेक्स्ट है बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है 400 वोल्ट, 11 केवी, 66 केवी या फिर 400 केवी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 66 केवी। नेक्स्ट है डीसी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बैलेंसर फील्ड क्रॉस कनेक्टेड होते हैं ताकि उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ावा दिया जा सके या फिर तटस्थ के दोनों किनारों पर संतुलन भार बना रहे या फिर दोनों मशीन को ओवरलोडेड मोटर्स के रूप में चलाएं या फिर सकारात्मक और नकारात्मक बाहरी पर वोल्टेज बराबर करें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक डीसी थ्री वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंसर का उपयोग करते हुए दोनों तरफ असमान भार होते हैं। तो दोनों बैलेंसर जनरेटर के रूप में चलते हैं या फिर दोनों बैलेंसर मोटर के रूप में या फिर लाइन लोडेड साइड से जुड़ा बैलेंसर मोटर के रूप में चलता है या फिर भारी भरकम साइड से जुड़ा बैलेंसर मोटर की तरह चलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेषित शक्ति वही रहती है यदि डीसी 2 वायर फीडर के आपूर्ति वोल्टेज 100% बढ़ जाए तो तांबे में बचत कितनी होगी? 25, 50, 75, 100। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, लगभग 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक समान एक रूप से लोड किए गए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों सिरों पर समान वोल्टेज के साथ खिलाया जाता है। केवल एक छोर पर खिलाए गए समान डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में मध्य बिंदु पर गिरावट है 1/4, 1/3, आधा, 2 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस ऐसे के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शायद ही नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पॉज करके अगर इसको समझे तो काफ़ी आप लोगों को समझ में आ सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो हम समझा नहीं सकते हैं गाइस, आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन की यहाँ पर जानकारी जरूर दे रहे हैं। नेक्स्ट है 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में पृथ्वी पर समान अधिकतम वोल्टेज वाला 3 वायर वितरक केबल 31.25% वायर या फिर 33.3 या फिर 66.7 या फिर 125 का उपयोग करता है तांबा का प्रतिशत। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उत्पन्न वोल्टेज नहीं है? तो कौन सा वोल्टेज उत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पर 8.8 केवी का वोल्टेज नहीं है, ये किसी प्रकार का स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट है, एक ओवरहेड लाइन के लिए वृद्धि प्रतिबाधा को 20 से 30 ओम, 70 से 80 ओम, 100 से 200, 500 से 1000 ओम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक है क्योंकि यह पावर फैक्टर को कम करता है, सामग्री को खराब करता है, गंध करता है, जमीन पर ऊर्जा स्थानांतरित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सामग्री को खराब करता है। नेक्स्ट है, एक फीडर एक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है जनरेटिंग स्टेशनों में या फिर सर्विस में या उपरोक्त में से कोई भी बिजली खपत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, प्रेषित शक्ति
अधिकतम होगी जब कोरोना का नुकसान न्यूनतम होगा, यानी कोरोना लॉसेस जो होते हैं कम होंगे, या फिर प्रतिक्रिया अधिक होगी, या अंत वोल्टेज अधिक है, या फिर स्टार्टिंग वोल्टेज अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम आमतौर पर उपयोग किया जाता है प्राथमिक संचरण में, या फिर माध्यमिक संचरण, या फिर प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर माध्यमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी प्रक्रिया होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? स्टील, एल्यूमिनियम, जस्टिगर स्टील, कैडमिनियम, तांबा, या ब्रोक में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्सलिन इंसुलेटर बनाने के लिए घटक नहीं है? क्वार्ट्ज, काओलिन, या फिर फेल्सपर, या सिलिका। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सिलिका। नेक्स्ट है, कोरोना के होने की संभावना अधिक होती है शुष्क मौसम, सर्दी, गर्मी, या फिर आर्द्र मौसम, या फिर ई नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम लोगों को फाइनल ईयर की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था कि कोरोना किस मौसम में ज़्यादा बढ़ता है, तो नमी वाले मौसम में कोरोना ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिले लंबी संचरण लाइनों में प्रयोग की जाती है? कौन सी? इम्पीडेंस रिले है, MHO रिले है, या फिर प्रतिक्रिया रिले है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, MHO रिले लंबे समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्टील कोर्ड कंडक्टर में प्रयुक्त स्टील आमतौर पर होता है मिश्र धातु इस्पात, या स्टेनलेस स्टील, या हल्के स्टील, या उच्च गति स्टील, या उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, हल्के स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधिक विश्वसनीय है? रेडियल सिस्टम, ट्री सिस्टम, या रिंगमेन सिस्टम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रिंगमेन सिस्टम बेटर है। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए लाइन सपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? कम लागत, उच्च यांत्रिक शक्ति, लंबा जीवन, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सारी होना चाहिए खासियत। नेक्स्ट है, 11 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज आमतौर पर कितना होता है? 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक, या फिर 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक, या 60 से, या फिर 80 से 100। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 20 से 25 किलोमीटर हम लोग प्रयोग करते हैं 11 kV का वोल्टेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सबसे अच्छा माना जाता है? 50%, 20, 10, या निम्नलिखित में से कौन सा नियम सबसे अच्छा माना जाता है? सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्वचा प्रभाव अनुपातिक है कंडक्टर का व्यास पर। सॉरी गाइस, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का मिस्टेक है, सारे का ऑप्शन ही यहाँ पर सेम दे रखा है। नेक्स्ट है, एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण है अर्धवृत्त, त्रिकोण, या अंडाकार, या कैटेनरी के रूप का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ACSR कंडक्टर में एल्युमिनियम और स्टील कंडक्टर के बीच इंसुलेशन है। इंसुलेशन, बिटुमेन, वार्निश, या कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग कोई वार्निश प्रयोग करेंगे तो फिर इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो हम लोग स्टील और स्टील है और एल्युमिनियम है, दोनों का अनुपात प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस बस बार योजना की लागत सबसे कम है? रिंग बस बार, सिंगल बस बार, ब्रेकर और आधा योजन, और मुख्य और स्थानांतरण योजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सिंगल बस बार के हम लोग सबसे कम लागत में बना लेते हैं। नेक्स्ट है, त्वचा के प्रभाव के कारण कंडक्टर के आधे क्रॉस सेक्शन के माध्यम से प्रवाह होता है। सतह के पास कंडक्टर के हिस्से में अधिक करंट होता है और कंडक्टर का कोर कम करंट वहन करता है, या फिर कंडक्टर के हिस्से के पास सतह कम करंट वहन करती है और कंडक्टर के कोर में अधिक करंट होता है, उपरोक्त में से कोई भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में स्ट्रिंग दक्षता में सुधार किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, गार्ड रिंग का उपयोग करना, या फिर इंसुलेटर को ग्रेडिंग करना, या लंबी क्रॉस आर्म का उपयोग करना, उपरोक्त में से कोई भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर प्रदान किया जाता है त्वचा प्रभाव की भरपाई के लिए। निकटता प्रभाव को बेसर
या फिर लाइन अधिष्ठापन को कम करने के लिए, या फिर तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, तन्य सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बस बार का मूल्यांकन किया जाता है? केवल वर्तमान, या फिर वर्तमान और वोल्टेज, या वर्तमान वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, या फिर वर्तमान वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और समय वर्तमान, कम समय वर्तमान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सभी कुछ यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट है, आइसोलेटर द्वारा एक सर्किट काट दिया जाता है जब लाइन सक्रिय होती है, लाइन में कोई करंट नहीं होता, लाइन पूरे लोड पर होती है, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। लाइन में कोई करंट नहीं होता, यानी कि ये आइसोलेटर जो होता है ऑफ लोड स्विच होता है। इसे तभी ऑपरेट करते हैं जब पूरी सप्लाई को अच्छे से बंद कर लें। मेंटेनेंस के जब कार्य होता है सब स्टेशन पर, तब हम लोग आइसोलेटर को ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए वर्तमान रेटिंग आवश्यकता नहीं है? सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, लोड ब्रेक स्विच, या सर्किट ब्रेकर और लोड ब्रेक स्विच। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आइसोलेटर। नेक्स्ट है, एक सब स्टेशन में निम्नलिखित उपकरण स्थापित नहीं हैं? एक्सलाइटर, श्रृंखला कैपेसिटर यानी कि सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरोना आमतौर पर तब होता है, ये कोरोना आमतौर पर तब होता है जब कंडक्टर के चारों ओर हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव कितना हो? 66 kV पर सेंटीमीटर, 11 kV पर सेंटीमीटर, 22 kV पर सेंटीमीटर, या से अधिक, 33 kV से अधिक पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 33 kV से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निरंतर वोल्टेज संचरण के लिए वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई, इंडक्टर, कैपेसिटर, सिंक्रोनस मोटर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है जहाँ कंडक्टर होते हैं या फिर डेड एंड या मध्यमवर्ती एंकर टावरों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। तो गाइस ये सारी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट है, कोरोना हानियों के कारण रेखा द्वारा खींची गई धारा है गैर साइनोसोडल यानी कि नॉन साइनोसोडल, या फिर साइनोसोडल, या फिर त्रिकोणीय, या फिर वर्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिन प्रकार के इंसुलेशन यानी पिन टाइप के इंसुलेटर आमतौर पर वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर 33, डी ऑप्शन आप करेक्ट है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, 2.7 इसका गुरुत्व होता है एल्युमिनियम का, स्पेसिफिक गुरुत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, 200 किलोमीटर की दूरी पर बिजली के संचरण के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज होना चाहिए। ऑप्शन है आप ए देख सकते हैं, 200 किलोमीटर की स्पान होती है 132 kV के लिए, या फिर यहाँ पर ये ऐसे पूछ सकते हैं 132 kV के लिए कितना स्पान रखते हैं? तो 200 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम के लिए तांबे की तुलना में निम्नलिखित सभी कारकों में उच्च मान है? विशिष्ट मात्रा, विशिष्ट विद्युत चालकता, रैखिक विस्तार के सहकुशल, या फिर समान क्रॉस सेक्शन के लिए प्रति यूनिट लंबाई प्रतिरोध। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, विद्युत चालकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, वितरण फीडर में वोल्टेज को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे किफ़ायती होगा? स्टैटिक कंडक्टर, या सिंक्रोनस कंडक्टर, या फिर चेंजिंग ट्रांसफार्मर, या फिर बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, एक नल बदलने वाले ट्रांसफार्मर में टैपिंग प्रदान की जाती है प्राथमिक घुमावदार यानी प्राइमरी रोटेशन, या फिर सेकेंडरी रोटेशन, या हाई वोल्टेज रोटेशन, या उपरोक्त में से कोई भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हाई वोल्टेज रोटेशन, घुमावदार एक तरह से। नेक्स्ट है, लगातार वोल्टेज ट्रांसमिशन में निम्नलिखित नुकसान होते हैं? लगातार वोल्टेज ट्रांसमिशन में निम्नलिखित नुकसान होते हैं? एक ही पावर ट्रांसमिशन के लिए बड़े कंडक्टर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, या फिर सिस्टम के शॉर्ट सर्किट वर्तमान में वृद्धि हुई है? उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शॉर्ट सर्किट। निम्न में से किस कारक पर त्वचा का प्रभाव निर्भर करता है? वर्तमान की आकृति, या फिर कंडक्टर का आकार? उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हम लोग को कोरोना का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, कोरोना के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? गंध, ओजोन की गंध के द्वारा, या फिर हिंसिंग ध्वनि जो उससे आती है उसके द्वारा, या फिर नीले रंग के धुंधली चमकदार चमक, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के द्वारा हम लोग कोरोना का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है,
500 किलोमीटर की दूरी पर बिजली के संचरण के लिए संचरण वोल्टेज सीमा में होना चाहिए 150 से 200 kV। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 150 से 220 kV होती है 500 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लाइन का विश्लेषण में शंट कैपेसिटेंस की उपेक्षा की जाती है? शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन, या फिर लंबी ट्रांसमिशन लाइन, या फिर मध्यम और लंबी ट्रांसमिशन लाइन। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट है, जब दो स्टेशनों के बीच इंटरकनेक्टर में बड़ी प्रतिक्रिया होती है तब क्या होता है? वोल्टेज उतार चढ़ाव और शोर के साथ बिजली का हस्तांतरण होता है, या फिर बिजली का हस्तांतरण कम से कम नुकसान के साथ होगा, या स्टेशन कदम से बाहर हो जाएंगे स्टेशनों के बीच पड़े कोड़ी विस्थापन का कारण। नेक्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरेटर के मामले में उत्पन्न वोल्टेज की यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गाइस आगे पीछे हो गया है। आवृत्ति द्वारा बढ़ाया जा सकता है जनरेटर के मामले में उत्पन्न वोल्टेज की। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए गाइस इसको छोड़ देते हैं, काफ़ी आगे पीछे हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब बस बार से जुड़ा एक अल्टरनेटर बंद हो जाता है तो बस बार वोल्टेज गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर अपरिवर्तित हो रहेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट है। नेक्स्ट है, दो इंटरकनेक्टेड स्टेशनों के बीच कोड़ी विस्थापन मुख्य रूप से दोनों अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन, या फिर इंटरकनेक्टर के रिएक्शन, या फिर दोनों अल्टरनेटर के सिंक्रोनस रिएक्शन, या उपरोक्त में से सभी कारण होते हैं। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं दोनों अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन थ्रू। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं? रिएक्टर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी है जनरेटर। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन लाइन पर सीरीज कैपेसिटर का बहुत कम उपयोग होता है जब लोड VAR आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज, या फिर शॉर्ट, या उतार चढ़ाव, या उपरोक्त में से कोई भी। ऑप्शन बी शॉर्ट होती है, छोटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मैकेनिक गाइस यहाँ पर थोड़ा सा गला थोड़ा सा खराब हो गया है। यहाँ पर चुंबकीय एम्पलीफायर यानी कि मैग्नेटिक एम्पलीफायर प्रकार, मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप का वोल्टेज नियामक यानी कि रेगुलेटर में वोल्टेज विनियमन प्रभावित होता है विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के द्वारा, या फिर प्रतिरोध को अलग करना, या फिर प्रतिक्रिया। तो और ऑप्शन डी है परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, प्रतिक्रिया द्वारा। तो गाइस ये थे हमारे यहाँ पर 98 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, जो कि नीचे से PDF कट चुकी है। पूरे 100 क्वेश्चन थे इस पर, और 1-2 एक्स्ट्रा ही थे, लेकिन अगला पेज इस पर नहीं आ पाया। तो गाइस हमने कई सारे आपको क्वेश्चन बीच में भी बता दिए, तो लगभग आप लोगों के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगी। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट की होगी आपको पहले ही मिल जाएगी। यदि किसी प्रकार की PDF जानकारी या फिर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।